हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इस सीरीज में आज मेरा 7th लेक्चर वीडियो है। 6 लेक्चर वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड आज हमारा 7th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बस आपको बताऊंगी कि पिछले जो 6 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है, कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं जो पिछले 6 लेक्चर वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने आपको मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, ये सब डिटेल में बताया। व्हाट इज मार्केटेड, मार्केट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे डिफरेंट मार्केट इंटरलिंक होते हैं, मार्केटिंग की 5 फिलॉसफीज होती हैं वो हमने डिटेल में पढ़ा। कौन कौन सी फिलॉसफीज थी याद है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये 5 फिलॉसफीज थी मार्केटिंग की जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ा। होलिस्टिक मार्केटिंग अलग से भी पूछा जाता है, प्लस इसके जो 4 कंपोनेंट है इनके बारे में भी पूछा जाता है। इसके 4 कंपोनेंट कौन से थे? रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक, फिर हमने मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, जैसे नीड क्या होता है, वांट क्या होता है, डिमांड क्या होता है, एसटीपी मतलब सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, ये क्या है, मार्केटिंग चैनल्स क्या है। तो ये हमने बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस विद डायग्राम डिटेल में हमने समझा। एंड पिछले लेक्चर में मैंने कंज्यूमर बिहेवियर का जो टॉपिक है ये स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग क्या होता है एंड कौन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में स्लाइड दिखाई थी, डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है इसको इंपैक्ट डालने वाला जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है? कल्चरल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है एंड पर्सनल फैक्टर है। सोशल फैक्टर में आपके रेफरेंस ग्रुप आ जाते हैं, फैमिली आता है, रोल एंड स्टेटस आता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। ठीक, पर्सनल फैक्टर की बात करूं तो एज, जो कंज्यूमर है उसकी एज क्या है, उसकी वो अपने लाइफ साइकिल के किस स्टेज में है, वो ऑक्यूपेशन क्या है, उसका इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस क्या है, प्लस उसकी पर्सनैलिटी क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, वैल्यू क्या है। तो ये कुछ पर्सनल फैक्टर हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। और एक सजेशन दूंगी कि पिछले लेक्चर वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ही इंटरलिंक है। जब तक कंज्यूमर बिहेवियर नहीं पता होगा, मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तब तक आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो पिछले 6 लेक्चर भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी और कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। कंज्यूमर का जो परचेज डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ और भी फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है दिस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेस से भी इन्फ्लुएंस होता है, प्लस कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक। कंज्यूमर के खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लस कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, वो भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। अब सवाल ये आता है कौन से साइकोलॉजिकल प्रोसेस? तो ये 4 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमें डिटेल में पढ़ना है। ये जो 4 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ये भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। कौन कौन से हैं? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं ये कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। तो अब हम ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, उनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मोटिवेशन। मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मोटिवेशन, वैसे ये जो मोटिवेशन का टॉपिक है, मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, ये हमने पहले कहाँ पढ़ी है? ये हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट वहां पे भी पढ़ी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वहां पे भी पढ़ी है। ठीक है, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। ये जो थ्योरीज है मोटिवेशन की वो चेंज नहीं हो जाएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। लेकिन ये जो मोटिवेशन की थ्योरी है ये मार्केटिंग में कैसे एप्लीकेबल है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझी जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये जो तीनों थ्योरीज हैं वो भी बताऊंगी, और प्लस ये थ्योरीज कैसे किसी मार्केटर को, किसी कंपनी को हेल्प करेगी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने में, या मार्केट को समझने में, कंज्यूमर को समझने में कैसे हेल्प करेगी, वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है,
तो तीन ह्यूमन मोटिवेशन की अगर बात करें तो तीन सबसे बेस्ट नोन थ्योरी कौन सी है? एक है सिगमंड फ्रीड की थ्योरी, एक है मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी, सुना होगा आपने नाम, बहुत पॉपुलर थ्योरी है, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी वो है, एक है फ्रीड की थ्योरी, एक है फेडरिक हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, फेडरिक हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। तो ये तीन कह लीजिए बेस्ट नोन थ्योरीज है ह्यूमन मोटिवेशन की। एंड ये जो थ्योरी है ये हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर एनालिसिस एंड मार्केट स्ट्रेटजी को डिसाइड करने में, अंडरस्टैंड करने में ये तीन मोटिवेशन की थ्योरी है जो बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक, तो इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये पहला साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो इंपैक्ट डालता है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को। ठीक, तो चलिए अब पहली थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरी क्या है? फ्रीड थ्योरी, फ्रीड्स की जो थ्योरी है। तो इन्होंने क्या कहा था, जो फ्रीड की मोटिवेशनल थ्योरी है, ये इसने क्या कहा था, इसने सजेस्ट किया था कि बहुत सारे अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल फोर्सेस होते हैं, अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल फोर्सेस होते हैं, जैसे कुछ हमारी हिडन डिजायर है या कुछ मोटिव्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, यानी हम, ऐसा क्यों होता है, मार्केट जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, मार्केट जैसे मार्केट में तो हमारे सामने बहुत सारे सामान है, बट ऐसा क्यों होता है हम किसी पर्टिकुलर सामान को उठाते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो फ्रीड मोटिवेशन थ्योरी कहती है कि बहुत सारे अनकॉन्शियस, जो कंज्यूमर को भी नहीं पता, जो हमें भी नहीं पता, कुछ ऐसे अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल फोर्सेस होते हैं जो हमसे इस टाइप का बिहेवियर कराते हैं। कुछ हिडन डिजायर्स होती हैं, कुछ मोटिव होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हम ऐसा बिहेव करते हैं, एंड हमारा इसलिए हमारा जो परचेसिंग पैटर्न होता है वो इस टाइप का होता है। तो कुछ अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं जो हमसे ये कराते हैं, जो शायद हमें खुद नहीं पता है। पर्सन, ये देखिए लिखा है, अ पर्सन कैन नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड हिज और हर ओन मोटिवेशन, यानी हमें नहीं पता कि हमारे सामने मार्केट में जैसे 4 आइटम थे, क्यों हमने इस एक्स आइटम को चूज किया, क्यों हमने इस एक्स आइटम को पिक किया। तो इसके पीछे कुछ अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं जो शायद हमें खुद नहीं पता है कि क्यों मैंने इस सामान को, जैसे हम किसी स्पेसिफिक ब्रांड को पिक करते हैं, ठीक है, उसकी वो ब्रांड अच्छा है, ये तो कारण है ही कि वो ब्रांड अच्छा है, इसकी वजह से मैंने वो सामान पिक किया, बट कुछ लेस कॉन्शियस क्यूज भी होते हैं, कुछ ट्रिगर्स भी होते हैं जिसकी वजह से मैंने वो सामान मार्केट से, मेरे सामने 4 आइटम थे, मैंने उस पर्टिकुलर सामान को उठाया, ठीक है, वो सामान अच्छा था इसलिए तो उठाया, वो ब्रांड नोन था इसलिए उठाया, लेकिन कुछ लेस कॉन्शियस क्यूज भी होते हैं जो शायद मुझे भी नहीं पता, जिसकी वजह से हमने मार्केट से वो सामान परचेज किया। ठीक है, और ये क्या हो सकते हैं? ये शायद उस प्रोडक्ट की शेप हो सकती है, साइज हो सकती है, वजन हो सकता है, वो मटेरियल किस टाइप का था, कलर हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है, जो ट्रिगर करता है, जो कंज्यूमर को ट्रिगर करता है, उससे कुछ इमोशंस अटैच होते हैं और जिसकी वजह से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाय करता है। ठीक है, ऐसा होता है ना हमारे सामने कि मार्केट में जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हमेशा मुझे पिंक कलर ही अच्छे लग रहे होते हैं, तो मेरे सामने 4 प्रोडक्ट हैं, सेम कैपेबिलिटी, सेम वो है, लेकिन मैं शायद पिंक वाला प्रोडक्ट उठाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल, मतलब अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल फोर्स है जो मेरे परचेजिंग पैटर्न को डिसाइड कर रहा है। ठीक, तो ये सजेस्ट किया था फ्रीड ने, फ्रीड थ्योरी ने ये कहा था। ठीक, दूसरी थ्योरी तो बहुत पॉपुलर थ्योरी है, इसको मैं 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, पॉम में पढ़ाया है, एचआरएम में पढ़ाया है विद डायग्राम। फिर से देखते हैं, अब हम देखेंगे कि मार्केटिंग में कैसे एप्लीकेबल है। तो देखिए मैस्लो ने क्या कहा था, ये वाला डायग्राम तो याद होगा ना, पिरामिड डायग्राम। मैस्लो ने क्या कहा था कि जो नीड है पर्सन की, वो अरेंज होती है हायरार्की में। हायरार्की मतलब ऐसे स्टेप वाइज, ऐसे हायरार्की में पर्सन की नीड अरेंज होती है। सबसे नीचे होती है मोस्ट प्रेसिंग नीड, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड सबसे नीचे होती है। ये नीड जब सेटिस्फाई हो जाती है तो पर्सन इस नीड पे आता है, ये जब सेटिस्फाई हो जाती है तो पर्सन इस नीड पे आता है, ये जब सेटिस्फाई होती है इस पे आता है, ये जब सेटिस्फाई हो जाती है तब पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे आता है। ठीक है, तो मैस्लो ने सजेस्ट किया था कि जो नीड होती है ये एक अरेंज होती है हायरार्की में, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड, फिर उसके ऊपर जब ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो अगली नीड, ऐसे करके। ठीक, अब ये नीड्स थी कौन सी? ये नीड्स थी आपकी, सबसे नीचे थी फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे नीचे क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, बेसिक नीड जो है, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। फिर उसके बाद दूसरे लेवल पे नीड कौन सी आती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड।
इंसान की जो बेसिक नीड है जैसे वाटर है, फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, ये जब फुलफिल हो जाती है उसके बाद इंसान को क्या चाहिए होती है? सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहिए होती है। ये भी फुलफिल हो जाती है तो तीसरे लेवल पे क्या आती है? लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब पर्सन को फैमिली चाहिए, फ्रेंड चाहिए, ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए, फिर वो भी फुलफिल हो जाती है। तो बेसिकली ये सोशल नीड है, ठीक है, दिस इज सोशल नीड। फिर वो भी फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद आती है सेल्फ स्टीम नीड, यानी कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट चाहिए, ठीक है, तो ये आती है सेल्फ स्टीम नीड। ये भी फुलफिल हो जाती है तो पर्सन की आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। तो पर्सन की जो नीड होती है इन 5 स्टेप में हायरार्की के फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक। एंड सबसे पहले पर्सन क्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड इसको सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई होती है तो नेक्स्ट लेवल ऐसे होता है। तो ये कहा था मैस्लो ने अपनी थ्योरी में, ठीक। फिर जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, सपोज करिए एक पर्सन है जो भूखा है, स्टार्विंग पर्सन है, ठीक। अभी उसकी स्टार्विंग पर्सन है, वो भूखा है, उसकी अभी फिजियोलॉजिकल नीड ही फुलफिल नहीं हुई है, अभी उसको भोजन ही नहीं मिला है, फूड ही नहीं मिला है, तो क्या बताइए वो सेफ्टी या सिक्योरिटी या लव एंड बिलोंगिंगनेस या सेल्फ स्टीम के लिए परेशान होगा? नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, आर्ट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लोग उसको किस तरीके से परसीव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बाकी चीजें, मतलब उसको कोई प्यार करता है कि नहीं, उसके फ्रेंड्स है कि नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है जब तक उसकी बेसिक नीड फुलफिल ना हो, ठीक है। उसको जब तक एनफ फूड, एनफ वाटर नहीं मिलता तब तक वो ऊपर की नीड्स पे नहीं जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। अब सवाल ये आता है कि कैसे ये मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी मार्केटिंग से कैसे लिंक है? तो देखिए, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो है सजेस्ट करती है मार्केटर को कि मार्केटर, मार्केटर मतलब कंपनी जिसने प्रोडक्ट बनाया है, सर्विस बनाई है, तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी कहती है कि जो मार्केटर है उसे समझना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट किस, कह लीजिए किस लेवल में फिट बैठता है, ठीक है। और प्लस उसका जो कंज्यूमर, मार्केटर को तो एक तो ये समझना चाहिए कि जो उसका प्रोडक्ट है वो इस हायरार्की में किस लेवल पे बैठता है, प्लस उसका जो कंज्यूमर है वो इस हायरार्की में कहां पर है। सपोज करिए टारगेट कस्टमर की अभी बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हुई है, तो मार्केटर उसको ऊपर की नीड नहीं दे सकता है, ऊपर के जो प्रोडक्ट है वो नहीं दे सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे मार्केटर समझ सकता है कि कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट जो है फिट होते हैं कंज्यूमर की लाइफ में, ठीक है। कंपनी जिस टाइप का प्रोडक्ट या जिस टाइप की सर्विसेज बना रही है वो जो कंज्यूमर है उसको उस चीज की जरूरत है भी कि नहीं है, क्या उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो गई है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कंपनी ने कोई सिक्योरिटी सिस्टम या घर को सिक्योरिटी के लिए कुछ कैमरे वगैरह इंस्टॉल किए हैं, इंस्टॉल करने, इससे रिलेटेड सर्विस या प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। तो बताइए कंपनी का, तो कंपनी जो है क्या कोई ऐसे टारगेट कस्टमर को लेगी जिनकी बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हुई है? तो ये नहीं लेगी ना। वो लोग, वो कस्टमर या वो टारगेट कस्टमर जिनकी बेसिक नीड फुलफिल हो गई है, मतलब रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड फुलफिल हो गई है, वही लोग ऊपर सिक्योरिटी के लिए देखेंगे, ठीक है। जिनकी बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हुई है वो सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये जो थ्योरी है ना बहुत हेल्पफुल है मार्केटर के लिए ये समझने के लिए कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इस हायरार्की में कहां फिट बैठता है, प्लस उसके जो कंज्यूमर है उनकी लाइफ में ये कहां फिट बैठता है उनका प्रोडक्ट, ठीक। तो इसलिए मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी थ्योरी पर, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माय फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज माय सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है। एंड टोटल 24 सब्जेक्ट मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज की तारीख मतलब सितंबर 2024। और एक बात और है, ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, ये अभी तक है। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। एंड नोट्स चाहिए तो यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे है, कुछ सब्जेक्ट सेकंड चैनल पे है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक किए बिना मत जाइएगा एंड कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि मेरा लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां भी मैं अपडेट डालती रहती हूँ, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरी थ्योरी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। वैसे हर्ट्जबर्ग की थ्योरी भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ एचआरएम में। हर्ट्जबर्ग की फेमस, बहुत ही फेमस है टू फैक्टर थ्योरी। हर्ट्जबर्ग ने बनाई थी टू फैक्टर थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरी है। इसमें हर्ट्जबर्ग ने डिस्टिंग्विश किया था, यानी अंतर बताया था डिससेटिस्फायर और सेटिस्फायर में।
देखो डिससेटिस्फायर क्या है? डिससेटिस्फायर मतलब वो फैक्टर जिनकी वजह से हमें डिससेटिस्फैक्शन होता है। ठीक, हम एक कंज्यूमर हैं, कोई सामान खरीदने गए हैं मार्केट में, कुछ उस प्रोडक्ट के कुछ फीचर होंगे ना, कुछ फीचर अगर नहीं है तो हम क्या होते हैं? डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। प्लस सेटिस्फायर मतलब होता है, सेटिस्फायर मतलब वो फैक्टर जिनसे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब उस प्रोडक्ट में कुछ कुछ फीचर ऐसे होंगे जो मुझे चाहिए थे, ठीक है, वो फीचर अगर हैं तो मैं क्या मतलब हमें क्या मिलेगा? सेटिस्फायर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो फीचर नहीं है तो हम, लेकिन कोई दूसरे फीचर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा? डिससेटिस्फायर होगा। तो हर्ट्जबर्ग ने बेसिकली टू फैक्टर थ्योरी में डिससेटिस्फायर एंड सेटिस्फायर को डिस्टिंग्विश किया था। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अब ये थ्योरी जो है कैसे मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। तो हर्ट्जबर्ग ने क्या कहा था? टू मोटिवेट अ परचेज, यानी अगर मार्केटर चाहता है कि कंज्यूमर उसका सामान खरीदे, ठीक है, मार्केटर चाहता है ये है सामान, अगर कंपनी चाहती है कि जो कंज्यूमर है वो हमारा सामान खरीदे, तो केवल डिससेटिस्फायर के न होना, डिससेटिस्फायर का न होना काफी नहीं है। डिससेटिस्फायर मतलब जिन चीजों से हम डिससेटिस्फाइड होते हैं, जैसे अगर सपोज करिए प्रोडक्ट में वारंटी नहीं दिया कंपनी ने, ठीक है, तो ये क्या है? डिससेटिस्फायर है। वारंटी भी देना चाहिए था, गारंटी भी देना चाहिए था, ठीक। तो अगर डिससेटिस्फायर न हो, एब्सेंस हो, ठीक है, यानी डिससेटिस्फायर मतलब वारंटी नहीं, मतलब वारंटी जो देनी चाहिए थी वो ना हो, तो इतना केवल काफी नहीं है। एक बार फिर से बता रही हूं, देखिए हर्ट्जबर्ग ने क्या कहा था कि अगर कंपनी चाहती है कि कंज्यूमर उसका सामान खरीदे, तो केवल डिससेटिस्फायर की एब्सेंस, यानी उस प्रोडक्ट में कोई भी डिससेटिस्फायर नहीं है, इतना ही काफी नहीं होगा, सेटिस्फायर होने चाहिए प्रोडक्ट में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एब्सेंस ऑफ डिससेटिस्फायर काफी नहीं है। जैसे वारंटी, वारंटी नहीं है, ये डिससेटिस्फायर। वारंटी हो जाएगी तो यानी डिससेटिस्फायर एब्सेंट है ना, वारंटी नहीं है, ठीक है, तो ये डिससेटिस्फायर है। कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हमने लिया, सब उसको लैपटॉप मैंने खरीदा, उसमें कोई वारंटी नहीं है, ठीक है, तो ये डिससेटिस्फायर है। लेकिन वारंटी चलो कंपनी मुझे दे रही है वारंटी, तो केवल इसी की वजह से मैं प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगी कि इस पे वारंटी मिल रही है इसलिए मैं ये सामान खरीदूं, बल्कि उस प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सेटिस्फायर मस्ट बी प्रेजेंट। उस प्रोडक्ट में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो जो चीजें मैं उस प्रोडक्ट में देख रही हूँ वो चीजें होनी चाहिए, सेटिस्फायर प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी मैं उस सामान को खरीदूंगी। तो यही मेन बात है हर्ट्जबर्ग की थ्योरी की, कि टू मोटिवेट अ परचेज, किसी परचेज को मोटिवेट करने के लिए कंज्यूमर सामान खरीदे, उसके लिए सेटिस्फायर का एब्सेंस होना काफी नहीं है, सेटिस्फायर प्रेजेंट हो, डिससेटिस्फायर का एब्सेंस होना काफी नहीं है, सेटिस्फायर का प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जैसे सपोज करिए मैं लैपटॉप खरीद रही हूँ, ठीक है, तो प्रोडक्ट दैट डज नॉट कम विद वारंटी, यानी कोई प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, उसमें वारंटी नहीं आ रही, ठीक, तो ये डिससेटिस्फायर है ना। मैं, मुझे उस लैपटॉप में सारी चीजें सही मिल गई हैं, मुझे कॉन्फ़िगरेशन सही मिल गया, बाकी चीजें सही मिल गई, लेकिन अगर वारंटी नहीं आ रही है तो ये क्या है? डिससेटिस्फायर है, मैं डिससेटिस्फाइड हो जाऊंगी, ठीक है। पर अगर सपोज करिए कंपनी ने उसमें वारंटी मतलब लगा दी, ठीक है, कि इसमें है वारंटी, तो ये थ्योरी ये कह रही है कि फिर ये सेटिस्फायर नहीं बन जाएगा, इसकी वजह से मैं सामान नहीं ले लूंगी, बल्कि मैं सामान क्यों लूंगी? क्योंकि उसमें कोई सेटिस्फायर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब मेरा वो जो लैपटॉप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन वो होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट क्वालिटी मुझे चाहिए वो होनी चाहिए, ईज ऑफ यूज होना चाहिए, वो लैपटॉप इजी टू यूज होना चाहिए, और बाकी चीजें जो मैं देख रही हूँ अच्छी चीजें, कैपेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, सेटिस्फायर की वजह से इंसान सामान लेता है, ठीक है। तो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी कहती है कि सेटिस्फायर जो होते हैं प्रोडक्ट में, उसकी वजह से इंसान सामान लेता है, एब्सेंस ऑफ डिससेटिस्फायर की वजह से नहीं लेता है, ठीक। तो दिस इज हर्ट्जबर्ग थ्योरी। एंड फिर इन्होंने दो सजेशन दिए, एक सेटिस्फायर से रिलेटेड सजेशन, एक डिससेटिस्फायर से रिलेटेड सजेशन दिए। पहला इन्होंने क्या कहा? पहला इन्होंने कहा कि जो सेलर है, जो कंपनी है, जो मार्केटर है, उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि व्हाट आर द सेटिस्फायर या मोटिवेटर ऑफ परचेज, यानी अगर मैं लैपटॉप खरीदने गई हूं, कोई कंज्यूमर अगर लैपटॉप खरीदने आया है, तो उसके लिए सेटिस्फायर कौन कौन से हैं या मोटिवेटर कौन कौन से हैं, लैपटॉप में किन किन फीचर्स की वजह से पर्सन लैपटॉप खरीदता है, ठीक है, एंड उसको आइडेंटिफाई करें, एंड वो जो सेटिस्फायर है वो लैपटॉप में प्रोवाइड करें, ठीक है। एंड सेटिस्फायर ही मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि क्यों हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड का वो प्रोडक्ट खरीदें, ठीक। तो इन्होंने पहली चीज ये कही कि सेटिस्फायर को कंपनी पहचाने और उसको प्रोवाइड करे।
एंड दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट सजेशन क्या दिया कि सेलर या कंपनी या मार्केटर को कोशिश करनी चाहिए टू अवॉइड डिससेटिस्फायर, कि प्रोडक्ट में कोई भी डिससेटिस्फायर ना हो। ठीक है, जैसे नो वारंटी, वारंटी नहीं दे रहे हैं, या सर्विस जो खरीदने के बाद जो सर्विसिंग होती है या जो पोस्ट सर्विस पॉलिसी है वो कंपनी की अच्छी नहीं है। तो ये डिससेटिस्फाइड जो होते हैं ये नहीं होने चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए। ये मार्केटर इस बात को ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट में डिससेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, तो डिससेटिस्फायर की वजह से सामान नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है डिससेटिस्फायर अगर हो तो मैं उस सामान को रिजेक्ट कर दूं, अनसेल कर दूं, ना खरीदूं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर कोई लैपटॉप है, मुझे उसमें सारी चीजें मिल रही हैं, जो जो मुझे चाहिए सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन एक कोई मेजर डिससेटिस्फायर इसमें है, तो ऐसा नहीं है कि उस डिससेटिस्फायर की वजह से, मतलब ऐसा हो सकता है कि उस डिससेटिस्फायर की वजह से मैं इस लैपटॉप को न लूं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि डिससेटिस्फायर अगर प्रेजेंट है ना तो वो इजिली अनसेल कर सकता है, यानी कोई कंज्यूमर को सब कुछ तो पसंद आ रहा है लेकिन एक मेजर डिससेटिस्फायर है जिसकी वजह से शायद वो न ले इसको। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते हैं ना, तो मोबाइल में सारी चीजें पसंद आ रही है लेकिन शायद कलर मोबाइल का पसंद नहीं आ रहा, तो ये एक डिससेटिस्फायर होगा जिसकी वजह से हम उसे अनसेल कर देंगे। तो वही हर्ट्जबर्ग की थ्योरी ने ये कहा कि अवॉइड करना चाहिए डिससेटिस्फायर को, और जो सेटिस एक बार स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ, अवॉइड करना चाहिए डिससेटिस्फायर को, और जो सेटिस्फायर है उसको आइडेंटिफाई करें एंड उसको प्रोडक्ट में इंक्लूड करें, सप्लाई करें। तो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी में ये दो बातें कही गई। ठीक है, तो ये थी 3 कह लीजिए मोटिवेशन की थ्योरी जो बहुत हेल्पफुल है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को समझने के लिए। ठीक है, मैंने बताया ना कंज्यूमर का जो परचेज डिसीजन है ये बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। तो साइकोलॉजिकल कौन सा फैक्टर, मोटिवेशन, इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो आज के लेक्चर में हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा है, एंड मोटिवेशन की 3 थ्योरी जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। पहली क्या है, फ्रीउड की थ्योरी, दूसरी क्या है, मैस्लो की थ्योरी, तीसरी क्या है, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी। तो ये तीनों थ्योरी भी बहुत हेल्पफुल है टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को समझने में ये थ्योरी तीनों बहुत हेल्पफुल है। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखती हूँ। ये जो परसेप्शन, अगला क्या पढ़ना है हमें, हमें अभी परसेप्शन पढ़ना है, लर्निंग पढ़नी है, मेमोरी पढ़नी है। तो परसेप्शन ये जो है ना, ये अब मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करती हूँ। तब तक आप ये मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ के रखिएगा। ठीक है, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।